हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल द क्विक लाइब्रेरी में फिर से स्वागत है। और आज बात करेंगे लॉ नंबर 6 की, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। मतलब लोगों का ध्यान अपने ऊपर बनाए रखो किसी भी कीमत पर। अब देखो, जिसको भी या जिस किसी भी चीज़ को हम जज करते हैं वो करते हैं हम उसकी अपीयरेंस को देखकर, और जो हमें दिखाई नहीं देता उसकी हमें वैल्यू पता नहीं चलती, उसकी मतलब कहें तो गिनती नहीं होती। इसलिए कभी भी अपने आप को भीड़ में मत खो जाने दो और अपनी पहचान बनाए रखने के लिए हमेशा लोगों की नज़रों में बने रहो। अब ये बुक कहती है कि अपने आप को एक अटेंशन का मैग्नेट बनाओ जो कि और दूसरे लोगों से ज़्यादा कलरफुल, मिस्टीरियस और लार्जर देन लाइफ है। समझ गए साहब? यहाँ अपने आप को अपने एटीट्यूड, अपने काम, अपने पर्सनैलिटी के थ्रू स्टैंड आउट करना है बाकी के क्राउड से, ताकि हमें हमारे बॉसेस, हमारे कलीग्स की अटेंशन मिल सके। तो पीटी बर्नम, अब ये वही पीटी बर्नम है जिनका जिक्र लॉ नंबर 5 में हुआ था, अमेरिका की प्रीमियर 19th सेंचुरी के शोमैन। तो साहब, इन्होंने अपना करियर एक सर्कस में शुरू किया था, उसके ओनर एरॉन टर्नर के असिस्टेंट के तौर पर। अब 1836 में ये सर्कस एनापोलिस, मैरीलैंड में अपना पड़ाव डाला अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। अब यहाँ जब परफॉर्मेंस की ओपनिंग की सुबह हुई तो बर्नम शहर के बाहर टहलने के लिए निकला, एक नया काला सूट पहने हुए। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसने नोटिस किया कि कुछ लोग भी उसे फॉलो कर रहे हैं, मतलब उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। और तभी उसके पीछे आते हुए लोगों में से कोई एक चिल्लाया, उसने कहा, ये तो एफ्राइम के एवरी है। अब दरअसल एवरी के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा हुआ था जिसको कि कोर्ट ने खारिज भी कर दिया था, पर अमेरिकन्स अभी तक ये विश्वास करते थे कि वो ही खूनी है। खैर, अब भीड़ बर्नम पर टूट पड़ी और बेचारे का सूट तक फाड़ दिया। बड़ी मुश्किल से बर्नम उनको कन्विंस करने में सफल हुआ कि वो बर्नम है, एवरी नहीं, और वो एक सर्कस में काम करता है जिसको कि वो उसके साथ सर्कस जाकर वेरीफाई भी कर सकते हैं। और जब सभी लोग सर्कस के मालिक के पास पहुंचे तो उसने कन्फर्म किया कि ये भाई बर्नम है, एवरी नहीं, और ये तो उसका एक प्रैक्टिकल जोक था और उसने ही बर्नम को एवरी जैसा लुक देकर बाहर टहलने के लिए भेजा था। अब लोग ये सुनकर तो चले गए, पर बर्नम बहुत ही नाराज़ था। एरॉन के मजाक की वजह से उसकी बहुत बुरी हालत हुई थी और बहुत मुश्किल से वो अपनी जान बचा पाया था। वो थोड़ा भी खुश नहीं था। अभी वो ये जानना चाहता था कि आखिर एरॉन ने ऐसा क्यों किया। और ये सवाल जब बर्नम ने एरॉन से किया तो एरॉन ने कहा, माय डियर बर्नम, इट वॉज ऑल गुड फॉर आवर्स। रिमेंबर, ऑल वी नीड टू इंश्योर सक्सेस इज नोटोराइटी। मतलब, मेरे प्यारे बर्नम, ये सब हमारे अपने फ़ायदे के लिए ही था। भाई याद रखो, सक्सेस को इंश्योर करने के लिए हमें एक चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो है फेम, लोगों के बीच हमारी पहचान। और सुबह हुए इस इंसिडेंट के बाद, जैसा कि एरॉन को पता ही था, अब जैसा कि उसने मतलब प्लान ही किया था, वो बात पूरे शहर में फैल गई। और सिर्फ वही शाम नहीं, बल्कि उनके परफॉर्मेंसेस की हर शाम पैक्ड रही
जब तक कि वो एनापोलिस में रहे। अब यहाँ बर्नम ने अपनी ज़िंदगी में एक कभी ना भूलने वाला सबक सीख लिया था। अब उस सबक ने बर्नम को अपने टाइम का सबसे बड़ा शोमैन बनने में बहुत बड़ी मदद की थी। और अपना म्यूजियम खोलने के बाद तो ये सबक बर्नम का बिजनेस का मूल मंत्र ही बन गया था। अब क्या हुआ, एक और वाकया है कि एक बार बर्नम ने एक अफ्रीकन स्लेव को खरीदा जिसका कि नाम जॉयस हीथ था। और बर्नम ने यह खबर अखबारों में छपवा दी कि जॉयस दरअसल एक रोबोट है, इंसान नहीं। उसका स्केलेटन व्हेल बोन से बना है, उसकी स्किन इंडिया रबर से बनी है और बहुत सारे स्प्रिंग और कलपुर्जे वगैरह उसके अंदर लगे हुए हैं। ये खबर छपने से कुछ दिनों पहले तक ज़्यादा लोगों को जॉयस हीथ में इंटरेस्ट नहीं था, पर जैसे ही ये खबर सामने आई कि वो इंसान नहीं एक रोबोट है, लोगों का हुजूम वहाँ पे पहुँचने लगा। यहाँ तक कि जो लोग जॉयस हीथ को पहले देख चुके थे, अब्राहम लिंकन के नर्स के तौर पर, वो भी अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से दोबारा हीथ को देखने आए। बर्नम ने उस सबक को सीखने के बाद हमेशा ही अपने बिजनेस में ऐसी और चीज़ें की जिससे कि उसको फेम मिलती चली गई। अब चाहे कोई न्यूज़पेपर उसको रिडिक्यूल भी करे तो भी बर्नम ने उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसे पता था कि नेगेटिव मार्केटिंग भी मार्केटिंग ही होती है, जो कि अल्टीमेटली उसको ही फ़ायदा पहुंचाएगी। और इस तरह साहब बर्नम अपने टाइम का टॉप शोमैन कहलाया। अब इस लॉ से जुड़ी कुछ पॉइंट्स को भी टच अप कर लेते हैं जो इस बुक में लिखा है। ये बुक कहती है कि उन लोगों से ज़्यादा चमकना जो कि हमारे आसपास ही होते हैं, ये एक स्किल, एक कला होती है और कोई भी इस स्किल के साथ पैदा नहीं होता है, बल्कि हमको ये सीखना पड़ता है कि अटेंशन को अट्रैक्ट कैसे किया जाए। ये बुक आगे ये भी कहती है कि अपने करियर के स्टार्टिंग में अपने नाम को अपनी क्वालिटी वाली रेपुटेशन के साथ जोड़ने के लिए पूरी तरीके से जान लगा दो, जो कि हमें दूसरों से अलग बनाती है। अब ये इमेज कुछ भी हो सकती है, आपका ड्रेसिंग सेंस, कुछ अलग बात करने का तरीका, अपने काम करने का तरीका या अपने स्टैंडर्ड्स वगैरह। और एक बार जब ये इमेज इस्टेब्लिश हो जाती है तो हमें एक सितारे की तरह चमकने के लिए आसमान में जगह मिल जाती है। ऐसा भी लिखा है इस बुक में कि जब आपकी बात हो रही हो तो इस बात में डिस्क्रिमिनेट मत करो कि अपने बारे में बात बुरी हो रही है या अच्छी हो रही है, क्योंकि गुमनामी की ज़िंदगी जीना या लोगों के द्वारा भुला दिया जाना इनफेमस होने से भी ज़्यादा बुरा होता है। और वैसे भी अगर हम कोई काम कितना भी अच्छा करें, कुछ लोग तो फिर भी होंगे जो कि हमारे कामों के बारे में बुरा ही कहेंगे, उसमें कमियां ही निकालेंगे। खैर, अब इस बुक में दूसरी कहानी है माताहारी की। तो ये बताया है कि इस लॉ की वजह से क्यों और कैसे एक आम लड़की इतनी फेमस हो गई कि बड़े बड़े लोग उसके दीवाने हो गए। एक डांसर होते हुए भी उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि वो पॉलिटिक्स में डिसीजंस को बदलवा सकती थी। अब दूसरी कहानी के चलते ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, और जैसा कि आप जानते हैं कि 48 लॉज ऑफ पावर सीरीज़ के सारे चैप्टर्स 2 स्टोरीज़ के थ्रू अभी तक ट्रांसलेट किए हैं, मतलब 2 स्टोरीज़ में बटे हुए हैं, जिसमें कि एक स्टोरी होती है जहाँ पर उस पर्टिकुलर लॉ को फॉलो किया होता है और दूसरी जहाँ की उस लॉ को फॉलो अप नहीं किया होता और आदमी को नुकसान होता है।
पर इस दफ़ा इस बुक में लॉ को फॉलो नहीं करने वाली कोई कहानी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मिस्टर एरॉन और मिस्टर बर्नम की शॉर्ट स्टोरी से मैसेज आपको मिल गया होगा। तो अपना ये लॉ नंबर 6 यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे लॉ नंबर 7 के साथ, जो है गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। तो क्या ख्याल है साहब आपका इस लॉ के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आप इससे पहले के लॉज भी देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो साहब, आपने मुझे अपना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।